उसके बाद वह हतात ने उससे उलझ कर देखा। माथे पे बल लाए उससे नीले कुर्ते और वाइट तंग पजामे वाली लड़की को देखा, जो फ्रेंच नॉट बनाए अपनी उम्र से बड़ी और छोटी भी लग रही थी। अजीब ही अजूबा थी। क्या मतलब है आपकी इस फजूल कोई का? नहीं, बस जहन में आया तो पूछ लिया। वैसे बड़ी अजीब बात है, आपको गुस्सा नहीं आया? वो अपने पैरों को ऊंचा करके फिर नीचे कर दी, फिर ऊंचा करके फिर नीचे कर दी। हतात को बड़ी उलझन हुई, मगर उसने तासुरात को बड़ा नॉर्मल रखा। मैं एक स्टूपिड सी टीनेजर की वजह से रोज़ाना अपना खून जलाकर हार्ट अटैक नहीं करवा सकता। बख्तावर मुस्कुराई। वो दोनों इस वक्त लॉन में मौजूद थे। हनान के कमरे के साथ ही बड़ा सा बरामदा था। वहां से गुजरते हुए उसे सामने चूल्हे के पास खड़े हदात को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखा, तो वहां उसके पास चली आई। वैसे मेरी नाकस अकल ये कहती है कि खून जलाने से हार्ट अटैक नहीं होता, नस रुक जाने से हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, आपकी तालीम ने मुझे हादसा मायूस किया। उसके डॉक्टर साहब कहने पे हतार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वो उस लम्हे उस पर अपना गुस्सा नहीं उतारेगा, बल्कि कुछ दिन उस पर अपना गुस्सा निकालना ही नहीं है। माय गुडनेस, ये चुप मुझे हजम नहीं हो रही। नुराइना आपी की तो बड़ी दहशत है भाई। उन्होंने कदम क्या रखा, आप तो बिल्कुल सीधे होकर रह गए। उससे हुदात को गुस्सा दिलाना था, ताकि हानी मामा और आपी दोनों उनको ठीक ठाक सुनाए, लेकिन ऐसे आसार उससे कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। एकदम वो हन्नान से कुछ कहने लगी कि उसकी किताब के अंदर फ़ोन मौजूद बस होने लगा। एक्सक्यूज़ मी। उससे बुक से फ़ोन निकाला। हतार ने अपनी पनवें ऊपर करते हुए देखा। कहीं इसके कज़न की कॉल ना हो, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? डैम हतात, फोकस। हाँ हेलो, बात हुई तुम्हारी उनसे? क्या मतलब यार, मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। बायोलॉजी में मैंने फेल हो जाना है। उसकी प्रैक्टिकल की क्लासेस ही मामा ने नहीं लेनी थी। अब मैं क्या करूँगी? रहने दो, जब फेल हो जाऊंगी तब उन सबको पता चलेगा कि मेरा कितना वक्त ज़ाया करवाया है। रखो अब। गुस्से से उससे फ़ोन को काटा और हदात को देखा, जो पेंट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी ट्रिम लग रही थी। उसकी पोनी से बंधे हुए बाल पे लगी जेल काफ़ी साफ सुथरी लग रही थी। वो ब्लू शर्ट और हाकी पैंट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई मसला हो गया है? क्यों, आप उस मस्से को बिगाड़ेंगे? बख्तावर को पहले ही अपने ट्यूटर ना मिलने पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। हदात की बात ने जल्दी पे तेल का काम किया था। हदात जिंदगी में पहली दफ़ा खुलकर मुस्कुराया। नहीं, कोशिश करूँगा उसको हल कर सकूँ। उसके नर्म लहजे पे बख्तावर को झटका लगा। ये इन्हें क्या हुआ है? क्या मेरा कुछ साफ करने पे ये आदमी इतना खुश हुआ, या मेरे से इंसानों की तरह पेश आ रहा है? और मसले का हल यकीनन आप मेरे ही हाथों से करवाएंगे। अब वो हंस पड़ा। बख्तावर तो हैरत से उसे देखने लगी। ये हदात ही है ना? या अल्लाह, ये एग्जाम्स मुझे पागल न कर दे। इंसान को अपने मसले खुद हल करने चाहिए। उसी में मज़ा है, उसी में सुकून है। और तो और वक्त के साथ साथ आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको मुश्किल वक्त में भी किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती। जितना खुद ही अजीब है, इसकी बात तो इससे भी बड़ी अजूब है। जिंदगी में किसी न किसी की जरूरत होती है। आखिर को इंसान को माशराती हैवान क्यों कहा गया है? हठात ने गहरा सांस लिया और जाकर झूले पे बैठा। बख्तावर खड़ी उसे देखती रही। आजकल के ज़माने के हवाले से बात करें तो इंसान माशरती हैवान की बजाय सिर्फ हैवान बनकर रह गया है, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी ज़रूरत पूरी हो, अपनी अना कायम रहे। बस मैं और मैं, ये मैं खुश रहे, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। उसका लहजा काफी नरम था, मगर अल्फाज बड़े करख्त थे। बख्तावर उसे गौर से देखने लगी। वो जितना बाहर से मजबूत गुस्से वाला दिखाई देता था, अंदर से पता नहीं क्यों उसे बहुत टूटा हुआ नजर आ रहा था। तुम बिना वक्त मत भूलो, ये आदमी तुम्हारे साथ हमेशा सख्त रहा है। आज एक दिन से तुम इसे अच्छा आदमी नहीं समझ सकती। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। इससे मेरी जान बचाई थी, इससे मेरी फिक्र थी, और वो रात को मेरे लिए खाना भी लाया था। खैर, वो एकदम होश में आई। आपको कोई पढ़ाई की परेशानी है? हतात ने उससे कहा, नहीं, इन्होंने ज़रूर कोई सही वाला नशा किया है। कहीं अच्छे तो नहीं बन रहे जानबूझकर, ताकि दुरायना आपी से इनकी शिकायत न लगाऊं। नहीं, मुझे वाला क्यों परेशानी होनी है? और आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, सिवाय मेरा मजाक उड़ाने के? चलें, आपकी नज़रों में वैसे भी एक नाकारा आदमी हूँ, मुझे सुनकर कोई हैरत नहीं हुई वैसे। आप ऐसे कोई रद्द अमल दिखाते हैं जैसे मैं कोई बहुत ही बुरे दिल की लड़की हूँ।
वक्त माथे पे बल डाले अब की बार तेज लहजे में बोली। विच कहती तो ज़्यादा बेहतर था। अब की बार हदाद ने बड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ मैं मज़ीद खड़ी रही आपके साथ तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी फेल हो जाना है। पता नहीं अपना दिमाग ख़राब करने के लिए आपके पास क्यों आती हूँ। क्योंकि मेरी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी आपको मेरी तरफ खींच लाती है। उसके जोक पर बख्तावर जो जाने वाली थी मुड़ी। कितना अच्छा जोक कर लेते हैं आप, वरना सोने से पहले और जागने के बाद एक बार आईने में अपने आप को देखा करें। इनको तो अभी बताऊंगी घर का ऐसा हशर करूं कि दुरायना आप ही इनसे सफाई करवाएंगे। आउच। अपनी सोचों में गुम हो जाने लगी जब उसके पैर में कुछ चुभन महसूस हुई। नीचे झुक कर देखा तो कंकड़ पाँव में आ गया था। पैर को झुंझोड़ कर वो जाने लगी कि एकदम रुकी और नीचे की तरफ दोबारा देखा तो वो एकदम साकित हो गई। हरी भरी घास के दरमियान मौजूद उससे पेंडेंट देखा जो हरकुलिस से उसे पहनने के लिए कहा था। उसकी चेन टूटी हुई थी। उससे ऊपर देखा, फिर दोबारा पेंडेंट को देखा, उससे घूम कर हदाद को देखा। फिर दिल में पता नहीं क्या सोचा कि झुककर पेंडेंट उठाए हुए उससे फैसला किया। हाँ, अब उससे ही करना था। रमशा की कोई है खबर? उसका ऑपरेशन तो हो गया है ना? तो रायना हन्नान के हाथ में उंगली से कुछ पैटर्न बना रही थी तो सोचते हुए बोली। हन्नान जो उसके साथ बेड पे नींदराज सीवी देख रहा था बोला, होना तो आज था मगर अभी तक सिकंदर ने फ़ोन करके बताया नहीं मुझे। पता भी है तुम्हें कि पागल आदमी है, सारे होश भुला बैठ जाता है। शायद रात के दौरान कर दे। पता नहीं क्यों हन्नान मुझे डर लग रहा है। सोने से पहले आप बात तो करवा दे मेरी। हन्नान एकदम हंसकर उसे देखने लगा जो बैठी अभी तक उसका हाथ थामे उसे देख रही थी। तुम्हें तवज्जो नहीं देता तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है। जब देने लग जाता हूँ तो एकदम सिकंदर और रमशा टपकते हैं। चाहती क्या हो तुम लड़की? मैं बस तसल्ली चाहती हूँ। आपको पता है पुप्पो को देखकर मैं वैसे ही अपसेट हो गई। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मिशी अपनी अम्मी अब्बू से मिलेगी। हन्नान मुस्कुराते हुए एकदम संजीदा हो गया। सीधा होकर उसे हेडबोर्ड के साथ टेक लगाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे दबाया। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि रमशा अपने पेरेंट्स से मिल लेगी। लेकिन हकीकत में देखा जाए दूरे तो उससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये रमशा और सिकंदर की ज़िंदगी में तबाही लाने वाली बात है। तुम्हें पता है रमशा सिकंदर से सारी बात मनवा लेती है। वो गधे इंसान से ये भी अगर कहेगी कि कुएं में छलांग लगा लो तो वो लगा लेगा, वो भी बिना सोचे समझे। तो वो क्यों नहीं कहती कि उसके माँ बाप से मिलवा दो? जो शख्स उसको चंद दिनों के अंदर अपने साथ रशिया लेकर चला गया, फिर ये तो कराची था और दोनों कराची के ज़रिए ही रशिया गए हैं। मगर एक बार भी रमशा ने सिकंदर से बात नहीं कही क्योंकि इसमें दोनों का नुकसान था, सबसे ज़्यादा सिकंदर का। दुरायना एकदम फुट सी गई उसकी बात सुनकर। तो क्या रमशा कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिलेगी? ये सारी जिंदगी रमशा की अम्मी अब्बू घुट घुट कर अजियत में मर जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, मगर दूरे हकीकत बड़ी कड़वी है। जो जैसा चल रहा है फ़िलहाल चलने दो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अगर किस्मत में रमशा का अपने माँ बाप से मिलना हुआ तो वो दोनों मिल लेंगे। एकदम फ़ोन के टोन से वो दोनों चौंक उठे। हन्नान ने बेड साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर देखा तो फियोना का मैसेज आया हुआ था। मैसेज को पढ़ते हुए एकदम पहले तो उसके माथे पे उलझन भरी लकीरें आईं, मगर जब पढ़ता गया तो उसका चेहरा सफ़ेद होने लगा। क्या हुआ हन्नान, सब खैरियत तो है? हन्नान ने एकदम उसकी बात पे अपना सर उठाया फिर फ़ोन को देखा। वैसे आप मुझे अपनी हरकतों से हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। शरीना ने ऑर्डर देने के बाद सामने बैठे हद्दाद को देखते हुए कहा जो इर्द गिर्द नज़ारे को देख रहा था। शरीना की बात पे हद्दाद ने उससे देखा। उससे आई साइट ग्लासेस पहनी हुई थी जिनका शेड जरा सा डार्क था जिससे उसकी सफ़ेद आंख मुतवज्जा ना हो पाए। कैसी हरकतें? हद्दाद ने उलझ कर पूछा। भाई, आप तो किसी बंदे को मुंह नहीं लगाते थे, मगर अब तो ये आलम है कि एक बोरिंग सी डॉक्टर को डिनर की ऑफर कर दी। हैरत की बात नहीं है तो और क्या है? हद्दाद हल्का सा मुस्कुराया फिर संजीदगी से बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपसे कुछ काम था। मुझे लगा शायद आप मेरी मदद करेंगी तो सोचा तफसील से इस बारे में बात करूं। हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था और आपके घर आना कुछ मुनासिब नहीं था। ना मेरे घर में भी सही से बात हो सकती थी, तो ये ठीक लगा। मगर मुझसे क्या काम? आपको डॉक्टर और उससे रिलेटेड चीज़ों से चिढ़ नहीं थी? हद्दाद जो ग्लास से पानी डाल रहा था एकदम उसे देखने लगा। वो उसे ही देख रही थी। सच कहूँ, हद्दाद ने अजीब से लहजे में पानी के गिलास का सिप किया। जी कहिए। वो मुस्कुराई।
मुझे इस प्रोफेशन और बाज़ाते डॉक्टर से शदीद नफरत है, मगर मजबूरी नाम की भी दुनिया है जो निभानी पड़ती है। उसके लहजे में एक अजीब सी आँच थी जिस पे शरीना की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे खुदात की बात से ज़्यादा उसके तासुरात अजीब लगे थे। खुदात को एहसास हुआ और कुछ ज़्यादा कराहत हो गया था, तो होले से हंसकर बोला था, मजाक कर रहा हूँ, मुझे भला डॉक्टर से मसला होगा? अगर होता तो आपके सामने मौजूद होता या आपको इनवाइट करता। वो मुस्कुराना चाहती थी मगर उससे खुदात की कि आखिरी जुमले ना जाने क्यों खोखले से लगे। बामुश्किल खुद को संभाल कर बोली, जी तो कहिए क्या काम है इस नाचीज बंदी के लिए? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आप कुछ बड़ी चीज़ ना मांग ले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अन्नान मामा को तो फुर्सत नहीं है। दूसरा, मेरे घर में रीच जैसे मुआवा वो किसी काम के नहीं। मामा अपनी परेशानी में फंसे हुए। ऐसे में आप मेरी मदद कर सकते हैं जावेद भाई। और मुझे आप अपनी परेशानी बताएंगी बीवी? 1000 दफ़ा आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन आप कहिए। अभी नहीं, अभी नहीं। बात कोई खतरे वाली तो नहीं? जावेद टेंस भी लग रहा था और कुछ हद तक उकताया भी, लेकिन वो ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकता था। आखिर को मुहतरमा उनकी मालकिन थी और भागी जान को वो कुछ कह भी नहीं सकता था। नहीं, इतनी खतरे वाली बात नहीं है, मगर आपको कसम लगे जावेद भाई, आपने ये बात ना हानी मामा को बतानी है और ना सिकंदर मामा को, वरना वो आपको कुछ कहे या ना कहे, मैंने आपको गोली से उड़ा देना है। वो नॉर्मल लहजे में कहती आखिरी बात जावेद को आंखें निकालते हुए बोली। यानी कि बात खतरे वाली है? हदात की नज़र सामने सीधा जरा से फासले पर एक टेबल पे गई, जहाँ नीले ड्रेस में बख्तावर एक लंबे चौड़े लड़के के साथ बैठी तेज से लहजे में कुछ कह रही थी और लड़का उसे सुनते हुए टेंस भी लग रहा था, मगर उसकी तवज्जो पूरी तरह उसकी तरफ थी। बख्तावर ने कुछ कहा जिस पे जावेद जरा सा मुस्कुराया। हदात की ग्रिफ ग्लास पे सख्त हो गई। ये लड़की अब किसके साथ है? देखिए, आप लोग हर छोटी मोटी चीज़ों को मसला बनाते हैं, मुझे तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मामला बिल्ली की मौत का होगा, लेकिन आप तैयारी फुल ऑन वैशी बनने की कर रहे होंगे। आप मुझे बता दें, ट्रस्ट में मैं कोशिश करूंगा सर को इसकी खबर ना पड़ने दूं। बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई। कोशिश? उफ, आप डरती क्यों हैं मामा से? इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बता रही। लजानिया खाते हैं, फिर मुझे घर ड्रॉप कर दीजिएगा। आप कुछ कह रहे थे? सॉरी, वो मेरे मैसेज आ गया था, रिप्लाई करना था। शरीना की बात पे गुस्से से पागल होता हदाद एकदम चौंका, उसे देखा, फिर उससे गहरा सांस लिया, मगर ध्यान अभी भी उस लड़की की तरफ जा रहा था। गो टू हेल हदाद, फोकस। आपको शयान अहमद के बारे में तो बताया है। मेरा दोस्त हर साइकेट्रिस्ट है उसे दिखा चुका है, उसे रिहाब सेंटर में भी डाला। उन्होंने भी चंद महीने बाद हाल उठा लिया। आप हाइट से बढ़कर आई हैं तो सोचा आपसे इस बारे में डिस्कस कर सकूं, किस बारे में क्या किया जाए। शरीना उसे देखने लगी। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई। उदात की बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। कहा वो किसी भी केस से मशवरा करवाना तो दूर, उसका नाम भी सुनना चाहता था। उदात की इतनी तेज अंदर आने वाली तब्दीली समझ से बाहर थी। ये अन्नान भाई ने आखिर क्या जादू किया है इन पर? ओके, आप उस बच्चे के सिम्टम्स बता सकते हैं? अगर आप उस बच्चे को देखेंगी तो साइंटिफिक नॉलेज के बावजूद भी कहेंगी कि उसके अंदर कोई जिन घुस आया है। अब की बार शरीना हंस पड़ी। आप जैसे ताकतवर शख्स से देखकर ये बात कहने पे मजबूर हो गए। ओहो, ये तो वाकई सीरियस मामला लग रहा है। वैसे बहुत अच्छा लगा आपने किसी की केस पर अपना इंटरेस्ट शो किया। हदाद की काली आंख में सर तासुर आ गया। मैं बस अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ, वो काफ़ी परेशान था, वरना मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या चक्कर है। शरीना उसका अंदाज समझ गई तो सर समझने वाले अंदाज में हिलाते हुए बोली, ओके, असल में लड़की को नशे की मिकदार बहुत ज़्यादा दी गई है और जिस तरह की आपने अलामत बताई है उससे लगता है कि उससे कोकीन दी है या फिर क्रैक कोकीन। टेस्ट में क्या यही था? पता नहीं, बस कहा कि ड्रग्स लेने लग गया था। जब से नए कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। ये तो पता तब लगा जब वो अपनी बहनों को मारने लगा, तोड़फोड़ पर आ गया। यहाँ तक कि खुदकुशी की भी कई बार नाकाम कोशिशें की। टेस्ट करवाने से पहले ही मेरा दोस्त समझ गया था कि अब ये नहीं पता कौन सी ड्रग्स लेता है था। मैं उससे मिलना चाहूँगी। आप मुझे क्या उसके पास ले जाएंगे? अदान ने कनखियों से बख्तावर को देखा जो मेन्यू देखते हुए बोलती जा रही थी और हंस भी रही थी। अदाद का पारा आउट होने के करीब था। सारे मर्द इसकी नज़रों में हीरो, बस एक मैं ही रीच विलन। एक बात लड़की ने बिल्कुल ठीक कही थी, ये है एक नंबर की डाइन।
नहीं, आपका जाना मुनासिब नहीं। बस मुझे आप बता दें कैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कुछ तो टिप्स होंगी कंट्रोल करने के। पता नहीं कितने तरीके आजमा चुके हैं। हम अभी काफ़ी लोगों से मशवरा लेंगे। पहली फहरिस्त में आपका नाम था, तो पहले आपसे पूछकर इस पर टिप्स अमल करेंगे। खाना आ चुका था तो दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फरहाद की तवज्जो अब दोबारा पक पड़ गई। आपको मैं एक पेंडेंट दिखाने वाली हूँ, आप जरा चेक करके बताइएगा इसमें कुछ है तो नहीं। फरहाद ने देखा वो बैग से कुछ निकाल रही थी। जावेद एकदम उसके बाद पे अलर्ट हुई हो। इससे पहले वो पेंडेंट निकाल दी एकदम उसका फ़ोन बज उठा। अब कौन मनहूस है, उससे दिल में कहते हुए फ़ोन को देखा तो अनजान नंबर को देखकर चौंक पड़ी। किसका नंबर होगा, कहीं हरकुलिस ना हो। अच्छा मौका है बक, इससे बात करो ताकि रंगे हाथों इसे जावेद भैया के जरिए पकड़वाओ। उससे कहते हुए उससे फ़ोन अटेंड करके कान से लगाया। हेलो। कहाँ हो तुम? अदात की आवाज़ सुनकर बख्तावर को झटका लगा। अब इन्हें मेरा नंबर कैसे पता लगा, कौन बोल रहा है। वो अनजान बनते हुए मुस्कुराकर जावेद को देखते हुए बोली। मैं शैतान का फुफ्फा बोल रहा हूँ। अब बताना पसंद फरमाएंगी किस वक्त कहाँ हैं आप? अदात ने दांत पीसते हुए उससे पूछा। सॉरी, मैं शैतान की पुप्पा से बात नहीं कर सकती, इस वक्त ज़रूरी मीटिंग में हूँ। बराए मेहरबानी कॉल करने की सहमत मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। कौन था भक्त? कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा? जावेद के कहने पूछने पर बख्तावर ने सर नफी में हिलाया। नहीं, वो मेरी दोस्त है, बस उसके साथ है। मैं क्या कहने वाली थी, वो कुछ कहने ही वाली थी कि वेटर उनको ऑर्डर ले आया था। बख्तावर को चिढ़ हुई, ये क्या चीज़ थी जो उससे रोक रही थी। आप बोलें बीवी। नहीं ठीक है, हम आराम से बात कर लेंगे। ये हरकुलिस के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है। जब भी उसके बारे में बताने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई रुकावट बीच में आ जाती है। अदात ने उससे नज़रें हटाई और फिर शरीना की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अपनी बात करते हुए खाना खा रही थी। अदात को अपना काम जल्द से जल्द करना था। उससे अपना कांटा उस तरह फेंका कि वो सीधा शरीना के पैरों के करीब गिरा। सॉरी, वो मैं उठा देती हूँ, वो कहते हुए नीचे झुकी तो उसी पर अदात ने साइड पर पड़ा उसका सेलफोन उठाया और अपनी पेंट की जेब में घुसाया। मैं ज़रा एक ज़रूरी कॉल अटेंड करके आया। आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शरीना ने उसे देखा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराई। नहीं, आप आराम से कॉल करें, वैसे भी मैं खाना कंप्लीट कर चुकी हूँ, वॉशरूम से हो। बस आप इतना ही खाती हैं? अदार उठते हुए उससे पूछने लगा। नहीं, बस आज दोपहर के खाने के साथ चाट वगैरह खाया था कुलीग के साथ, अब तो मज़ीद खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आप यहीं बात कर लें, मेरा पर्स भी देख लीजिएगा, मुझे ज़रा हाइजीन का मसला होता है। अदार ने गहरा सांस लिया और अब की बार खुलकर मुस्कुराया। श्योर, थैंक यू। शरीना चली गई तो अदाद ने उसके फ़ोन को खोला तो पिन कोड लगा हुआ था। वो उसे 4 बार देख चुका था। पिन कोड खोलते हुए शुरू के 2 नंबर तो उसे याद थे, 19। ये कहीं बर्थडे तो नहीं है पासवर्ड मोहतरमा का? अगर ये 25 साल की हैं तो फिर? उसे जल्दी से 1944 कोड लिखा। कोड खुल गया। अदाद ने अपनी आंखें घुमाई और तेज़ी से कॉन्टेक्ट्स में आया। उसे जो नंबर चाहिए था वो उसे 5 सेकंड से मिल गया था। नंबर को याद करके उसने उस फ़ोन को जल्दी से बंद किया और साइड टेबल पर रखकर अपना फ़ोन उठाया और ये नंबर ब्रूटस को मैसेज किया था। वो तवक्का कर रहा था कि ब्रूटस कॉल करेगा या उसके मैसेज का रिप्लाई दे देगा, मगर वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अदाद ने ब्रूटस का नंबर मिलाया मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। हन्नान, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं, क्या कोई बात हुई है। वो क्लॉसेट रूम के अंदर घुसते हुए हन्नान के पीछे आते हुए तेज़ी से बोली। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता दुरायना, लेकिन मेरा रशिया जाना बहुत ज़रूरी है। रशिया? रशिया क्यों, वहाँ सिकंदर भाई और मिशी हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। हन्नान, आपके तासुरात मुझे डरा रहे हैं। मना भी किया था उस कमीने को। मत पंगे वाले मुल्क में जा, ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ रमशा का इलाज हो सकता था, लेकिन नहीं, आखिर को सिकंदर हदीद है, कैसे किसी की सुनेगा। हन्नान ने बैग निकालकर गुस्से से नीचे फेंका। दुरायना मुंह पे हाथ रखकर पीछे हुई। हमेशा जब वो तकलीफ में होता है मैं उसके साथ नहीं होता। आज वो मर रहा है और यहाँ मैं उसका केस साफ करने में लगा हूँ। हन्नान, क्या हुआ है सिकंदर भाई को, बताएं तो सही, क्या कहे जा रहे हैं। हन्नान ने गुस्से से दुरायना को देखा और आगे बढ़कर उसको बाजू से थामते हुए उसे झुंझुड़ा। रमशा को किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं और उसकी ज़िंदगी खतरे में है। बस सुन लिया, हो गई तसल्ली। मेरे कमीने दोस्त की वजह से तुम्हारी बहन मर रही है।
दुरायना को लगा उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी में, हमें फिर मिलना चाहिए। कभी चक्कर लगाइएगा, आप मम्मी को आपसे मिलकर खुशी होगी। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। बख्तावर और जावेद अभी तक अंदर मौजूद थे। खुदात गुड़ रहा था, आखिर ये शख्स था कौन? क्या हन्नान को इस बात का इल्म था कि वो किसी के साथ बाहर गई है? वो खुद पूछना चाहता था दुरायना के ज़रिए, मगर उससे मुनासिब नहीं लगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, मैंने आपको पिक किया था तो मैं ही आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, एक तो मेरा और आपका घर बहुत दूर है, आपको काफ़ी देर हो जाएगी, जबकि मुझे अभी काम से कहीं जाना है। उससे अपने माथे को उंगली से कुचाते हुए कहा। शरीना हंसी। तो मैं आपको आपके काम पर छोड़ देती हूँ, प्लीज़ मना मत करें। नहीं थैंक यू, मैं कुछ कर लूँगा, खुदा हाफिज़। वो इतना कहकर चल पड़ा। शरीना उस कंफ्यूज से शख्स की पुष्ट को देखती रह गई, फिर गहरा सांस लेते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आई। आपको लग रहा है मेरा वहम है जावेद भाई? बख्तावर ने जैसे ही पूरी बात बताई उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बख्तावर बीबी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। आप कह रही हैं उनके घर में खतरा है, जबकि उनके घर में जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, 2 बंदे पहरा दे रहे हैं और हमें एक खबर मिल रही है। जिस दिन आप चीख कर नीचे आई थी, हमने सिक्योरिटी कैमरे से चेक किया था, कुछ भी नहीं था। तब मैं समझा आप अकेले घर में थी, तभी घबरा गई होंगी। हनान सरहद पुलिस ऑफिसर है, कोई उनके घर में हमला करने का 1000 बार नहीं तो 100 बार तो सोचेगा ही। और ये आपके यहाँ पहरा देने वाले हैं कौन? बीबी, वहाँ के बहुत खास बंदे हैं, आप तसल्ली रखें, मैं आपकी हिफाजत के लिए मज़ीद 2 बंदे भेज दूंगा। वाह ग्रेट। जावेद भाई, मुझे गोली लगी थी और मेरे पीछे 80 से लेस 4 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। उसके बावजूद भी मुझे गोली लगी। उसके बाद हमारे इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले घर में हमला हुआ, फिर क्लब में। जब राज वाली जगहों पे हमला हो सकता है तो हनान मामा का घर तो फिर शहर में है, और मैं आपको बता रही हूँ मामा की ज़िंदगी खतरे में है। कहीं आप ये बात इसलिए तो नहीं कर रही बीबी कि आप वहाँ रहना नहीं चाहती? जावेद ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर डरते डरते कहीं वो किसी भी तौर पर भाग की खिलाफ वर्जी करके उसे उनके घर वापस नहीं ला सकता था। वो जगह खतरे से कम नहीं थी। कहानी ये बात ज़रूर कही थी कि उसे अपने घर जाने का दौरा एक दिन ज़रूर पड़ेगा और वापस जाने के लिए कोई ना कोई बात ज़रूर कहेगी। बख्तावर से एहतियात भाई। बख्तावर लब जोर से दबाकर जावेद को तुंद से देखने लगी। वाह, अब मैं अटेंशन सीकर बन गई। ठीक है, मजाक कर रही थी, मुझे घर जाना था, लेकिन जाहिर है मामा और आप जैसे समझदार उनके मेड बहन मुझे मेरे प्लान में कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने प्लान में फेल हो चुकी हूँ। देखिए बख्तावर बीबी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, सर भी नहीं है और आप अपने घर भी नहीं जा सकते। दूसरा, आपके एग्जाम्स आने लगे हैं, तो इस तरह की रिएक्शन बहुत नॉर्मल है, मगर आपके हुक्म पर मैं खुद पहरा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा कैमरा आपके कमरे में भी लगवा देंगे, अगर आपको इतराज़ ना हो। अगर कमरे में लगा देते तो ये हरकुलिस का पोल खुल जाता, मगर वो तो किसी और कैमरे में भी नजर नहीं आया। कहीं वो सच में भूत तो नहीं है? वो बड़बड़ाते खुद से बोलते हुए पूछूंगी। नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अब आप मुझे घर छोड़ सकते हैं। बीबी, आप नाराज़ तो नहीं हैं या आपको मेरी बात बुरी लगी हो? बख्तावर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा लेते हुए उठी। जावेद भाई बेफिक्र हो जाए, मैं मामा से आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगी। गौश, सारे के सारे डरपोक मेरे।